ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। सियासत की शतरंज में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शय और मात का खेल हमेशा चलता रहता है, या यूं कहें कि राजनीतिक दल हमेशा आपस में गुत्थम गुत्था होते रहते हैं, और हों भी क्यों ना, लड़ाई ही सत्ता के लिए है। और इस सत्ता की चाबी मिलती है चुनाव, यानी भारतीय लोकतंत्र का वो चेहरा जो ये तय करेगा कि सत्ता पक्ष की चाबी कौन से राजनीतिक दल के पास जाएगी। और जनता बड़ी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ ये फैसला करती है कि उनके हितों की लड़ाई कौन बेहतर लड़ सकता है। यानी चुनाव ही ये तय करेंगे जहां जनता सत्ता की चाबी किसके पास सौंपेगी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। आज के इस विशेष अंक में भारतीय राजनीतिक चुनावों की दशा और दिशा तय करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव, उस पर एक परिचर्चा। कहते हैं एकता में बल होता है, और इसी एकता के बल को परिभाषित कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। ये एकता जनता की तो है ही, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एकता को भी ये चुनाव दर्शा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया, या विपक्ष के राजकुमार कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार भी होने लगे। आपने अक्सर उनको कहते हुए सुना होगा कि मैंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास चूर चूर कर दिया है। अब उनका सीना 56 इंच का नहीं रह गया, वो 36 इंच का हो गया है। जब प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो उनके कंधे थोड़े झुके हुए से हो, और भी ना जाने किस किस तरीके के प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से होने लगे, और ये दंभ राहुल गांधी भरने लगे कि भारतीय जनता पार्टी तो मानो अब चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन वो ये भूल गए कि 15 साल से लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या राहुल गांधी जब से अपने राजनीतिक जीवन में हैं तब से वो ज़्यादातर विपक्ष में ही रह रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मनमोहन सरकार जब चली तो कांग्रेस का चेहरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। राहुल गांधी भले ही पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे, लेकिन उसका चेहरा, उसके अच्छे या बुरे का चेहरा मनमोहन सिंह के सर पर ही बंद रहा था। उसके बाद बारी 2014 की आई, जब देश की जनता ने घोटालों से तंग आकर सत्ता की चाबी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014 से 19 तक का दौर जब आया तो कांग्रेस के राज दरबारी पत्रकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जनता ने एक बार गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया है और कांग्रेस 2019 में सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन 2019 में फिर से एक बार जनता ने सत्ता की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी, और मानो ये कह दिया कि देश को ले जाइए आप उन ऊंचाइयों पर जिस पर जनता भारत को देखना चाहती। फिर मानो कांग्रेस के पास कोई दूसरा बहाना नहीं बचा था, तो कांग्रेस ने फिर से ये अफवाह उड़ाना शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौर 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा और चलेगा। और जब 2024 के चुनाव आए तो फिर से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इस बार तो बस हो गई है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता सत्ता से बेदखल कर देगी और कांग्रेस की बारी आए। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, चुनाव के नतीजों ने सत्ता की चाबी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चूक गई। हालांकि एनडीए सरकार सत्ता में आई तो कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ये सरकार चलेगी और ये सरकार गिर जाएगी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। इन सब भाषणों के बीच, इन सब बड़े बड़े वादों और दावों के बीच हरियाणा विधानसभा के चुनाव आए। चुनाव से पहले राजदरबारी पत्रकारों ने, तमाम सर्वे एजेंसियों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फिर से 4-6 सीटों वाली पार्टी रह जाएगी और कांग्रेस की सुनामी आ जाएगी।
कुछ सैकोलॉजिस्ट तो ये कहना शुरू कर दिए कि आंधी आएगी, सुनामी आएगी, लहर चलेगी और पता नहीं क्या क्या चलेगा, और यूं मानिए कि 4-6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी और कांग्रेस सत्ता में इस तरीके से काबिज होगी कि पूरे देश को संदेश दे देगी कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो गया है। लेकिन जब नतीजे आए तो ये सूर्यास्त कांग्रेस की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा था। कांग्रेस जिस तरीके से सिमटना शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी लगातार जब तीसरी बार सत्ता में फिर से हरियाणा में काबिज हो गई, तो पूरे देश के लिए ये संदेश बिल्कुल साफ था कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है, बल्कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बातों को लोगों ने फिर से दोहराना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल अभी तक आया नहीं है, अभी वो स्वर्णिम काल शुरू होगा। रही सही कसर अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की पूरी कर दी। झारखंड में भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से चूक गई हो, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेतृत्व द्वारा चल रही महायुति की सरकार को वहां पर परिणाम मिले हैं, वो एक सुनामी की तरह कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो ये चुनाव क्या कहते हैं, इन्हीं सब बातों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारा ये एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम उन सब बातों की, उन सब समीकरणों के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्होंने इस चुनाव की नीति और नीयत को तय किया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस चुनाव को परिभाषित करने के लिए जो एक परिभाषा गढ़ी गई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, वो था एकता में बल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जाकर फिर से वही मंत्र दिया जो हरियाणा में दिया था, यानी बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू जातियों में बंटकर चुनाव फिर से वोट करेगा तो निश्चित रूप से पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पता थी और भारतीय जनता पार्टी को भी पता थी। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करना शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया। गांव-गांव में जाकर ये संदेश देना शुरू किया कि हम सबको एक बन के रहना है, जातियों में नहीं बंटना है। और योगी आदित्यनाथ का बटेगे तो कटेगे का ये मंत्र घर घर तक पहुंचा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। महाराष्ट्र में ही कहीं पर दौरा कर रहे थे, तो उस दौरान मैं एक गांव में गया। एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर एक बच्चा आया होगा शायद कोई टॉफी चॉकलेट लेने, तो साथ साथ में वो गाता हुआ आ रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस तरीके से गुनगुना रहा था और दुकानदार से टॉफी भी मांग रहा था। जब हमने उस बच्चे की बातों को गौर से सुना तो यूं लगा वाकई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से अपने इस नारे को, इस मंत्र को जनता तक पहुंचाना चाहता है, वो पहुंच चुका है। यानी घर घर इस मंत्र बटेंगे तो कटेंगे के ऊपर चर्चा शुरू हो। और उस चर्चा का जब परिणाम आया चुनाव नतीजों में, तो अब ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यनीति थी, जो कार्यशैली थी, जो एक रणनीति चुनाव के लिए तय की गई थी, वो पूर्ण रूप से सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लगभग 150-55 के करीब सीटें लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 130-32 सीटें अगर विधानसभा की जीत जाती हैं, तो आप यकीन मानिए स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का लगभग 90। यानी इस नारे ने, योगी के इस मूल मंत्र ने भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान फूंक। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब प्रधानमंत्री बटेंगे तो कटेंगे के इस नारे में एक और नारा जोड़ देते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बटेंगे तो कटेंगे के साथ इस तरीके से घुल मिल गया कि मानो देश की जनता में, महाराष्ट्र की जनता में एक संदेश चला गया कि हमें एक होकर वोट करना है। और लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, उन नतीजों से आगे बढ़ना है। जो चूक हो गई थी उस चूक को भूल जाना है और एक नया इतिहास बनाना है। और ये नया इतिहास बना जब महायुति जो है
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो महायुति चल रही थी, उसने महाराष्ट्र में इतिहास बना दिया और लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हो गई भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सपनों को मानो यूं झटका लगा कि वो ढूंढे से नहीं कहीं मिल रहे। अक्सर अपनी बदतमीजी से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के और वहां से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उन चुनाव नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया और महाराष्ट्र की जनता को बेईमान कहना शुरू कर दिया। अब इससे उनकी मनोदशा आप समझ सकते हैं कि किस दौर से गुजर रहे हैं। और ये सवाल भी उठना शुरू हो गया, क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अब गर्त में चला जाएगा? खैर, इसका जो भी फैसला होगा वो तो जनता करेगी, क्योंकि कोई एक चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तय हो गया है कि शिवसेना का असली उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे है, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार ये साबित कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे की जो भी लेगेसी है उसको साथ लेकर चलने का मादा सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके द्वारा नेतृत्व में चल रही शिवसेना के पास है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार इस बार यूं चूके मानो न उनके भविष्य का कोई ठिकाना है। और अब एनसीपी शरद पवार का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके ऊपर भी एक पूर्ण विराम लगे। तो सब बातों के ऊपर गंभीरता से चर्चा होगी, गंभीरता से इन चुनाव निर्णय किस तरीके से क्या परिभाषित कर रहे हैं, क्या परिलक्षित हो रहा है, या भविष्य में देश की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति कहां जाएगी, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, फिर चर्चा करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के निर्णयों के ऊपर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।